ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਫਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਰਬੜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਿਓ ਆਪਣਾ, ਫੇਰ ਵੱਧ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖੱਟੜ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਰੋਕਣੇ ਵਾਲਾ? ਅਸੀਂ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਦੋ ਬਾਵਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੇ ਅਰੈਸਟ करके अपना सरेंडर कर लेने, सीधी जी गल है। देश की राजधानी में पुलिस हाई अलर्ट पर है, सड़कों पर ट्रैफिक रेंग रहा है, आम आदमी परेशान है। यह स्थिति दिल्ली चलो नाम के मोर्चे से उत्पन्न हुई। कथित किसान खेत खलियान छोड़कर हरियाणा की सीमा पर पुलिस से भिड़ रहे हैं ताकि वे दिल्ली की तरफ आगे बढ़ पाए। कृषि और किसानों की खुशहाली के नाम पर चल रहे इस तमाशे में प्रधानमंत्री को धमकी दी जा रही है, उनकी लोकप्रियता का ग्राफ गिराने की बात हो रही है, खालिस्तान के समर्थन में पोस्टर दिख रहे हैं। आम चुनाव से पहले किसानों के नाम पर देश में अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है। इन साजिशों को कांग्रेस सहित समस्त विपक्षी दलों का समर्थन हासिल। नमस्कार, मैं दिव्यांशु श्रीवास्तव और क्रिटिकल ज्ञान के द एक्सप्लेनर शो में आपका स्वागत है। अगर कृषि क्षेत्र में मोदी सरकार के कामों पर गौर करें तो इस स्टेटमेंट को और ज़्यादा पावर मिलता है कि इस तमाशे का मकसद किसानों का भला कम और राजनीति ज़्यादा है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश का कृषि बजट 5 गुना बढ़ा। 10 सालों में खाद्यान्नों का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में 62.5% का इजाफा हुआ है। खाद सब्सिडी 3 गुना हो चुकी है। किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के जरिए किसानों तक सीधे पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। सीधे सरल शब्दों में कहें तो मोदी सरकार के 10 सालों में किसानों की खुशहाली के लिए ढेर सारे काम हुए। जमीन पर उनका असर भी दिखता है। यही कारण है कि किसानों के नाम पर बखेड़ा करने की इन कोशिशों का असर कुछ खास क्षेत्र तक ही सीमित रह गया। इन कथित किसानों को आम लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा। सरकार द्वारा जिन मूल्यों पर किसानों की फसल खरीदी जाती है उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, यानी कि एमएसपी कहा जाता है। हर फसली वर्ष में सरकार इन मूल्यों के विषय में घोषणा करती है। पंजाब के किसान मुख्य रूप से धान और गेहूं उगाते हैं, और अगर इनके ही समर्थन मूल्य की बात की जाए तो साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तब देश में धान का एमएसपी 1310 रुपये जबकि गेहूँ 1475 रुपये था। अब अगर वर्तमान मूल्यों की बात की जाए तो इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। फसली सीज़न 2023-24 के लिए सरकार ने धान और गेहूं का एमएसपी 2183 और 2200 रखा है। ये 2014 में 1310 और 1475 हुआ करता है। ऐसे में अगर 2014 से तुलना की जाए तो धान के एमएसपी में 66.6% जबकि गेहूं के एमएसपी में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं फसलों के दाम में बढ़ोतरी हुई, अन्य फसलों पर भी सरकार ने ध्यान दिया है। धान और गेहूं के अलावा बाजरा, मक्का और अरहर जैसी प्रमुख फसलों की एमएसपी मोदी सरकार ने बढ़ाई थी। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने सिर्फ एमएसपी बढ़ाई, बल्कि वो लगातार एमएसपी की दरों पर खरीदारी करी जाने वाली फसलों की मात्रा भी बढ़ाती है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट बताती है कि 2014 से 15 के दौरान सरकार ने एमएसपी पर 761 लाख मीट्रिक टन फसल खरीदी थी। 2022-23 में ये आंकड़ा बढ़कर 1062 लाख टन हो चुका है। इसका अर्थ ये है कि इस दौरान देश में फसलों की सरकारी खरीद में लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा किसानों को हुआ है। केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ाने और उस पर ज़्यादा अन्न खरीदने के साथ ही साथ खेती की लागत घटाने पर भी ध्यान दिया है। एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2014-15 में केंद्र सरकार किसानों को 73,067 करोड़ की खाद सब्सिडी दिया करती थी। ये साल 2022-23 में बढ़कर 2.54 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। खाद सब्सिडी बढ़ने के साथ ही देश में खाद का उत्पादन भी अधिक हो रहा है। यूरिया के ही उत्पादन को ले लीजिए, 2014 में ये 225 लाख टन था, अब बढ़कर 284 लाख टन हो चुका है। देश में नैनो यूरिया का भी उत्पादन हो रहा है। साल 2014 के बाद से अब तक कृषि बजट 5 गुना हो चुका है। साल 2013-14 में यूपीए सरकार ने कृषि क्षेत्र को 29,687 करोड़ रुपए दिए थे। ये 2024-25 के अंतरिम बजट में बढ़कर 1.27 लाख करोड़ तक हो गया है।
यानी इन 10 सालों में कृषि के लिए दिए जाने वाले पैसों में 436% की बढ़ोतरी हुई। सरकार ने कृषि बजट बढ़ाने के साथ ही किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं लाकर उन्हें सीधा लाभ भी दिया है। ये योजना के तहत सरकार हर किसान को 6,000 रुपये प्रति वर्ष देती है। आंकड़े बताते हैं कि फरवरी 2019 से अब तक इसके अंतर्गत किसानों को लगभग 3 लाख करोड़ सीधे उनके खाते में सरकार दे चुकी है। इस योजना के तहत देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा पहुंचा है। पंजाब में भी इस योजना का लगभग 8.5 लाख किसानों ने फायदा उठाया। पंजाब को भारत के टॉप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन स्टेट्स में गिना जाता रहा। हालांकि बीते कुछ सालों में ये तस्वीर बदल गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खाद्य उत्पादन के लिए जारी किए गए एक आंकड़ों को देखें तो पता लगेगा कि अन्न उत्पादन में पंजाब 2017-18 के बाद से वृद्धि ही नहीं कर पाया। पंजाब में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें धान या गेहूं को देखा जाए तो उसमें भी ये बात साफ और स्पष्ट दिखाई देती है कि जो ग्राफ था वो वहीं अटक गया। तो इन बातों से ये साफ समझ आ रहा है कि ये तथाकथित किसान आंदोलन पंजाब से शुरू होकर पंजाब पर ही क्यों खत्म हो जाए। चुनाव आते ही सरकार को अस्थिर करने वाले लोग सक्रिय हो जाते हैं। यह अस्थिरता कई कारणों से फैलाई जाती है। अपनी ताकत दिखाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। इस बार भी विधानसभा चुनाव में बस कुछ दिन पहले ही किसान आंदोलन के नाम पर यह प्रक्रिया शुरू कर दी। साल 2021 में भी ऐसे ही एक आंदोलन को शुरू किया गया था। तब उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाले थे। इन आंदोलनों के कारण दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ी थी। किसान चुनाव को देखते हुए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे और इस तरह की मांगे रखते हैं जिस पर गहन अध्ययन करके ही निर्णय लिया जा सकता है। किसानों ने जिन मांगों को रखा है उनमें एमएसपी की गारंटी के साथ ही बिजली की दरों में छूट और किसानों के कर्ज की माफ़ी की भी मांग की गई है। इसके अलावा किसानों ने पिछले आंदोलन के समय दर्ज हुए मुकदमों को भी तुरंत खारिज करने की मांग की है और लखीमपुर में मारे गए 4 किसानों के परिवारों के लिए सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद की मांग है। किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को भी लागू करने की मांग कर रहे हैं जिसमें लागत की तुलना में एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाकर दिए जाने की बात है। अब इनकी मांग कितनी जायज़ है वो सरकार और किसानों में बैठकर बात करने पर ही पता लग पाएगा, लेकिन इस तरह से उपद्रव करने से तो नहीं है। पिछले किसान आंदोलन के दौरान उपद्रवियों ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हिंसा की थी। इतना ही नहीं, दिल्ली के लाल किले पर तिरंगे तक को उतारने की कोशिश की गई थी। उम्मीद है इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं। चुनाव के पहले ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना किस हद तक सही है ये आप हमें कमेंट करके बताएं। क्रिटिकल ज्ञान के इस वीडियो में देश के क्रिटिकल मुद्दों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल क्रिटिकल ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।